सुलभा के दोनों बेटों भावेश और अखिल की आज शादी हो गई थी। सुलभा अपने अपाहिज पति के साथ बात कर रही थी और सालों पहले की उनकी गुजरी जिंदगी को याद कर रही थी। आज कितनी खुशी का दिन है। हमारे दोनों बेटे आज अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हाँ, लेकिन क्या इन अमीर घर की बेटियों को बहू बनाकर हमने सही किया है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? सालों पहले मेरे उस एक्सीडेंट के बाद तुमने कितनी मेहनत से इस घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई है। दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अब दोनों भी अच्छी नौकरी कर रहे हैं। फिर भी हमारी दोनों बहुएं बहुत ज्यादा अमीर हैं। मुझे डर है कि कहीं वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई तो। शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, वो दोनों हमारी बहुएं नहीं, बेटियां बनकर रहेंगी। दरअसल कुछ सालों पहले दिलीप का कंपनी में काम करते समय एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। उस हादसे के बाद सुलभा ने सिलाई का काम करके न सिर्फ अपने घर को बल्कि दिलीप को भी सहारा दिया था। अगले दिन सुलभा की ननद, भाभी, आज तक आपने जितनी मेहनत की उसका फल आपको मिल गया है। दोनों बेटे अच्छी नौकरी करने लगे हैं और इतनी सुंदर और अमीर घर की बहुएं आ गई हैं। अब आप और भैया सिर्फ आराम कीजिए। वैसे भी इतने सालों में मैंने आपको कभी आराम करते देखा ही नहीं है। हाँ, अब तो घर की सारी जिम्मेदारी दोनों बहुओं को देकर मैं आराम करूंगी और तुम्हारे भैया का और अच्छा इलाज करूंगी। हाँ, और खुशी की बात तो ये है कि दोनों बहुएं सगी बहनें हैं। गृह कलेश होगा ही नहीं। अगर तो अलग घरों की लड़कियां आती तो शायद कोई दिक्कत पैदा हो सकती थी, लेकिन अब देखिए ये समस्या भी मिट गई। हाँ शारदा, वो कहते हैं ना, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। दोनों बेटे बहुएं एक साथ खुशी से रहेंगे और हमारा ध्यान रखेंगे। बूढ़े माँ बाप को और क्या चाहिए। सुलभा की दोनों बहुएं रीना और अंजलि पहले कुछ दिन तो सुलभा के साथ अच्छी तरह से रहती हैं, लेकिन बाद में उनके नखरे शुरू हो जाते हैं। एक दिन दोनों अपने कमरे में अपने पति से बात करने लगती हैं। भावेश, मैं पापा के घर जाना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है, जाओ। लेकिन ये अचानक क्या हो गया? अचानक नहीं, बस पापा की याद आ रही है। उधर अंजलि के कमरे में। अरे तुम दोनों जाना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन एक बार माँ से तो पूछ लो। अब अगर तुमने और भैया ने परमिशन दे दी है तो फिर माँ जी को पूछना जरूरी है क्या? तुम भी तो बता सकते हो उन्हें। हाँ, ठीक है, मैं बता दूंगा। अगले दिन अंजलि और रीना अपना बैग लेकर घर से जाने की तैयारी करती हैं। उनके वो बैग्स देखकर, ये क्या, तुम दोनों कहीं जा रही हो? हाँ माँ, वो अंजलि और रीना भाभी अपने मायके जा रही है। ऐसे अचानक क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। अरे वो तो बस इन्हें अपने पापा और मम्मी की याद आ रही है। अच्छा ठीक है, हो आओ मायके कुछ दिनों के लिए। रीना और अंजलि दोनों अपने मायके चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, अरे अखिल बेटा, 8 दिन हो गए। रीना बहू और अंजलि बहू अभी तक वापस नहीं आई। माँ, वो उनके पापा जी अपने पूरे परिवार के साथ पिकनिक पर गए हैं ना, कुछ दिनों बाद लौटेंगे, तब आ जाएगी। अच्छा, अरे लेकिन मुझे फोन करके बताना तो चाहिए था। जब से गई हैं, दोनों में से किसी ने भी एक फोन नहीं किया है। अरे माँ, तुम्हें तो पता है कि उनका परिवार कितना बड़ा है और शादी के बाद तो दोनों से मिलने उनके सभी रिश्तेदार आते रहते हैं, इसीलिए उन्हें समय नहीं मिला होगा। अखिल बात टालकर अपने कमरे में चला गया। दोनों की बात सुनकर दिलीप ने सुलभा से कहा, सुलभा, मुझे तो लगता है कि तुम अपने बहुओं से कोई उम्मीद मत रखो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, बड़े घर की लड़कियों को बहू बनाना ठीक नहीं है। अब हमारे दोनों बेटे उन दोनों से प्यार करते थे और उनसे ही शादी करना चाहते थे। बेटे बड़े हो गए हैं, अब अपनी राय उन पर नहीं थोप सकते। और आप ऐसा कुछ मत सोचिए, हमारी बहुएं बहुत अच्छी हैं। सच में उन्हें समय नहीं मिला होगा। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। 1 महीना हो जाता है, फिर भी रीना और अंजलि वापस नहीं आती। एक दिन भावेश और अखिल दोनों बात कर रहे थे। अखिल, अरे यार, समझ में नहीं आ रहा कि माँ और पिताजी को कैसे बताएं। हाँ भैया, मैं भी वही सोच रहा था। 1 महीना हो गया है, भाभी और अंजलि ने माँ को एक फोन तक नहीं किया। अरे
अब हम क्या करें? कैसे बताएं माँ को कि वो दोनों अब यहाँ वापस कभी नहीं आएंगी? अरे बताना तो पड़ेगा। हम माँ को बताएंगे कि हम दोनों का ट्रांसफर हुआ है और वहां रहने के लिए हमें घर भी मिले हैं। लेकिन अगर माँ ने कहा कि वो भी साथ चलेंगी तो आपको बाद में ले जाते हैं, ऐसा कह देंगे यार। उन दोनों की बातें सुलभा सुन लेती है। फिर क्या हुआ है, सच सच बताओ, क्या वो दोनों इस घर में वापस नहीं आना चाहती? माँ वो हमारा घर छोटा है ना, और उन दोनों को तो इतने बड़े बंगले में रहने की आदत है, तो उन्हें यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अब लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। इसका मतलब तुम दोनों ने ये तय कर दिया है कि तुम अपने ससुराल में ही जाकर रहने वाले हो? हाँ माँ, अब क्या करें, जहाँ हमारी पत्नियां हैं हमें भी तो उनके साथ ही वहीं रहना पड़ेगा ना। भावेश और अखिल अपने ससुराल में चले जाते हैं। एक दिन अब मैं आज माँ के यहाँ जाता हूँ, उन्हें थोड़े पैसे देकर आ जाता हूँ। हाँ भैया, अब मैं भी आता हूँ आपके साथ। अरे तुम दोनों क्यों तकलीफ कर रहे हो? मैं आज उस तरफ जाने वाली हूँ, मैं दे दूंगी पैसे जाकर। अरे रीना, पर हमें तो पिक्चर देखने जाना है। हाँ तो जाते जाते दे देंगे। भावेश और अखिल अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। हमें क्या सच में उस झोपड़े में जाना है? तुम्हें पता है ना, मैं तो वहाँ सांस भी नहीं ले सकती। अरे हाँ पता है मुझे, और मैं भी वहाँ नहीं जा रही हूँ। ये तो मैंने बस उन दोनों को वहाँ जाने से रोकने के लिए कहा था। ये दोनों ऐसे ही बार बार वहाँ जाने लगे तो वो बुढ़िया अपनी बातों में उन्हें फंसा लेगी और हमें फिर से वहीं जाना पड़ेगा। अच्छा तो ये बात है। ऐसे ही चलता रहता है। पहले कुछ दिन दोनों बेटे अपने माँ को पैसे भेजते थे, लेकिन बाद में उनका आना जाना बंद हो जाता है। सुलभा और दिलीप के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम ही अपने बेटे और बहू से उम्मीद रख रही थी। अरे बहुएं तो बाहर से आई थी, लेकिन हमारे बेटे भी हमारे नहीं रहे। हाँ, मैं ही पागल थी जो सपने देख रही थी, लेकिन अब हम क्या करें? कितने महीनों से उन्होंने पैसे भी नहीं भेजे। बहुत सोचने के बाद सुलभा फिर से अपना सिलाई का काम शुरू करती है। एक कंपनी से कपड़ा लेकर छोटी लड़कियों की फ्रॉक बनाने का काम शुरू करती है। उधर भावेश और अखिल ज्यादा पैसे कमाने के लालच में घूस लेना शुरू करते हैं। अपनी पत्नियों के साथ दिल खोलकर खर्चा करते हैं। उन्हें अपने माता पिता की बिल्कुल फिक्र नहीं होती। एक दिन, ये सब क्या हो गया भाभी? हमने तो सोचा था कि अब तुम दोनों की जिंदगी से सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन तुम दोनों तो फिर से उसी रास्ते पर आ गए हो। हाँ शारदा, हमारे दोनों बेटे नालायक निकले, लेकिन जाने दो, मैं अभी भी काम कर सकती हूँ और अपना और अपने पति का ख्याल रख सकती हूँ। हाँ भाभी, लेकिन अब आपकी भी उम्र हो गई है। आप कब तक ऐसे कपड़े सिलती रहेंगी? जब तक होता है तब तक। सुलभा कंपनी के बताए हुए सभी डिजाइन बनाती थी, साथ ही बचे हुए टुकड़ों से अलग अलग तरह के नए डिजाइन भी बनाती थी। उसके नए नए डिजाइन कंपनी वालों को बहुत पसंद आते हैं और सुलभा को और ज्यादा ऑर्डर मिलने लगते हैं। सुलभा, तुम्हारा काम अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं तो तुम्हारी मदद कर नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने साथ मदद के लिए किसी को रख लेना चाहिए। जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी सोच रही थी कि मोहल्ले की गरीब औरतों को इस काम के लिए ले लेती हूँ। सुलभा का काम बढ़ता रहता है और दिन ब दिन उसकी तरक्की होने लगती है। उधर भावेश और अखिल घूस खाने के जुर्म में अरेस्ट हो जाते हैं। साथ ही उसी वजह से रीना के पापा के बिजनेस के शेयर्स गिर जाते हैं। अचानक से सब बदल जाता है और दोनों अमीर बहुएं गरीब बन जाती हैं। दोनों सुलभा के पास आती हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, बड़ी गलती हो गई। हाँ माँ जी, हमने आप दोनों के साथ बहुत बुरा किया। शायद हम आज उसी का फल भुगत रहे हैं। रीना और अंजलि भावेश और अखिल के बारे में सब बता देती हैं। माँ जी, अब तो आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, आप उन दोनों की जमानत करके उन्हें घर ले आइए। बहू, तुम चारों ने हमारे साथ जो किया वो गलत था ही, लेकिन अब अगर मैं अपने बेटों के इस गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश करूंगी तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। तुम लोग पैसे के लालच में इतने डूब गए थे कि तुम्हें सही गलत का भी ध्यान नहीं रहा। मुझे लगता है कि उन दोनों ने जो भी गलती की है उन्हें उसकी सजा भुगतने दो। जब वो सजा भुगतेंगे तभी उन्हें समझ आएगी। सुलभा सही कह रही है, तुम दोनों यहाँ रह सकती हो,
ये तुम्हारा ही घर है। रीना और अंजलि सुलभा के साथ रहने लगती हैं। सुलभा के बनाए हुए फ्रॉक के डिजाइन पूरे शहर में मशहूर हो जाते हैं। माँ जी, अब आपको खुद की एक कंपनी खोल देनी चाहिए। आपके बनाए इन डिजाइन्स की बहुत मांग है मार्केट में। सुलभा अपनी दोनों बहुओं को साथ लेकर एक नई कंपनी खोलती है। कुछ सालों के बाद भावेश और अखिल अपनी सजा काट कर वापस आते हैं, अपनी गलतियों से सीख लेते हैं और आगे अपना काम ईमानदारी से करने लगते हैं। गरीब सास की अमीर बहुएं अब अपनी अमीर सास के साथ खुशी से रहने लगती हैं। अंजलि की सास खुशी खुशी घर आती है। अंजलि अपनी सास को खुश देखकर खुद को पूछने से रोक नहीं पाती कि आखिर सास की खुशी की वजह क्या है। क्या हुआ मम्मी जी, आप बहुत खुश लग रही हैं। हाँ बहू, बात ही ऐसी है कि मैं तो खुशी से फूली नहीं समा रही हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा भाग्य इतना अच्छा है। आखिर हुआ क्या है मम्मी जी, मुझे भी तो बताइए। अपने शहर में एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा अपनी पत्नी के साथ आए हुए हैं। कहते हैं कि वो जिस घर में एक रात भी बिता लेते हैं तो वो घर धन धान्य से भर जाता है, और अगर उनको हमारी सेवा पसंद आ गई तो उनके आशीर्वाद से हमारी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए मैंने उन्हें अपने यहाँ 2 दिन रुकने के लिए आमंत्रित किया है। अगले हफ्ते वो महात्मा अपनी पत्नी के साथ हमारे यहाँ आएंगे और हमारे घर पर ही रुकेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी। वैसे भी साधु महात्मा की सेवा करने का मौका हमें कहाँ ही मिल पाता है। आपने बहुत अच्छा किया जो उन्हें आमंत्रित कर लिया। बहू, तुम एक काम करो, उनके आने से पहले पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेना और रसोई तो खास तौर पर साफ करना। उनके लिए खाना हमारी रसोई में ही बनेगा और वो खाना पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं सारा इंतजाम अच्छे से कर लूंगी। सास और बहू दोनों बहुत खुश हैं कि उनके घर इतने पहुँचे हुए महात्मा आने वाले हैं अगले हफ्ते। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब महात्मा अपनी पत्नी के साथ घर आने वाले हैं। अंजलि और उसकी सास ने पूरी तैयारी की हुई है। पूरे घर को फूलों से सजाया हुआ है और महात्मा जी का इंतजार किया जा रहा है। और वो पल भी आ गया जब महात्मा जी अपनी पत्नी के साथ अंजलि के घर पर पधार चुके हैं। प्रणाम गुरुजी, आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। घर तो तुमने बहुत सुंदर सजाया है। जी गुरु माँ, ये मेरी बहू ने सजाया है, इसने ही पूरा इंतजाम किया है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अंजलि बहुत खुश है कि साधु और साध्वी जी से उसे आशीर्वाद मिल रहा है। मेहमानों को हॉल में बैठाया जाता है और उनके नाश्ते पानी का इंतजाम किया जा रहा है। बहू, मेहमानों के लिए नाश्ता लगा। जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। बहू अंदर जाकर बहुत सारा नाश्ता लेकर टेबल पर रखती है। इतना सारा नाश्ता देकर मेहमान बहुत खुश होते हैं। बहू फल की प्लेट उठाकर साधु और साध्वी जी के आगे कर देती है, लेकिन जैसे ही गुरुजी सेब का टुकड़ा उठाते हैं उस पर बाल लगा होता है। अरे ये क्या, इस पर तो बाल है। गुरुजी के मुंह से ये शब्द सुनकर बहू और सास दोनों बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो गुरुजी एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। इतने पहुँचे हुए महात्मा इस तरह की गलती को कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन गुरुजी कुछ नहीं कहते, चुपचाप उस सेब के टुकड़े को अलग रख देते हैं और दूसरा सेब का टुकड़ा उठाकर खाने लगते हैं, जिसके बाद दोनों सास और बहू की जान में जान आती है। माफ कीजिए गुरुजी, गलती से हो गया। कोई बात नहीं बेटा, इंसानों से अक्सर गलतियाँ होती रहती हैं। वैसे गुरुजी को लस्सी बहुत पसंद है, क्या आपने लस्सी बनाई है? सास और बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं क्योंकि उन्होंने लस्सी तो नहीं बनाई है। सास बहू को इशारा करती है। जी जी गुरु माँ, बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी अच्छी सी लस्सी तैयार कर लेती हूँ। बहू दौड़कर अंदर जाती है और इधर साधु और साध्वी फल, फ्रूट और ड्राई फ्रूट खा रहे हैं और सास बहुत खुश हो रही है कि महात्मा जी बहुत अच्छे से उसके यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। कुछ देर बाद ही बहू 2 गिलास लस्सी लेकर आती है और दोनों मेहमानों के आगे रख देती है। दोनों मेहमान खुशी खुशी गिलास उठाते हैं और कुछ सेकंड में ही लस्सी चट कर जाते हैं। कैसी बनी थी गुरुजी लस्सी? अच्छी बनी थी बेटा, खुश रहो। सास और बहू दोनों खुश हैं कि गुरुजी और गुरु माँ उनकी सेवा से खुश हैं। सास बहू को इशारा करती है कि दिन के खाने की तैयारी करो। बहू अंजलि, अब तुम दिन के खाने की तैयारी कर लो। अचानक से गुरु माँ बहू को बोलती है, सुनो बेटा,
गुरुजी खाने के मामले में बहुत सख्त है। उन्हें उनकी पसंद का खाना खिलाओगे तो वो जल्दी खुश हो जाएंगे। एक काम करो, तुम उनके लिए बिना लहसुन प्याज वाला मटर पनीर, मिक्स वेज, शाही पनीर और कढ़ी बना लो। उसके साथ में घी में तली हुई पूरियाँ, ड्राई फ्रूट वाली खीर और वेज पुलाव भी बना लेना। बहू ने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन अब जब साध्वी जी ने फरमाइश कर दी थी तो बहू को ये सब तो बनाना ही था। ठीक है गुरु माँ, मैं ये सब बना लेती हूँ। वैसे बेटा तुम बुरा मत मानना, मैंने तुम्हें इतनी चीजें बनाने के लिए बोल दिया, लेकिन मैं गुरुजी का मन पढ़ सकती हूँ। उन्हें इस घर में बहुत अच्छा लग रहा है और तुम लोगों की खातिरदारी से वो बहुत खुश हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उनकी पसंद का ही खाना बनवा लूं, ताकि वो तुम्हें ज्यादा आशीर्वाद देकर जाएं। गुरु माँ के मुंह से ये बातें सुनकर तो सास और बहू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उन्हें लगता है जैसे उनका जीवन सफल हो गया, क्योंकि गुरुजी उनकी खातिरदारी से बहुत खुश थे। अब तो बहू जोरों शोरों से महात्मा जी की पसंद का खाना बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खा चुके हैं। गुरुजी और गुरु माँ खाने से बहुत खुश हैं और खाने की तारीफ करते हैं। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था बेटा, हमेशा खुश रहो। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर हमेशा बना रहे। अब हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे। हमारा कमरा कहाँ है? मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। सास महात्मा जी को उनके कमरे की तरफ ले जाती है। इधर साध्वी जी बहू से बात करने लगती है। बेटा खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया था। तुम्हें एक और गुरुजी की पसंद की चीज बता देती हूँ, जिससे तुम्हें गुरुजी को खुश करने का एक और मौका मिल जाएगा। शाम के खाने के बाद में मीठे के लिए रसमलाई मंगवा लेना। गुरुजी को रसमलाई बहुत पसंद है। उसे देखते ही वो बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं। साध्वी जी के मुंह से ये बात सुनकर बहू खुश हो जाती है और बहू को लगता है कि साध्वी जी बहुत अच्छी हैं और उनके भले की बात कर रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं गुरु माँ। गुरुजी की पसंद की चीज बताकर आप तो हम पर उपकार ही कर रही हैं। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे हम ये बातें किसी को बताते तो नहीं हैं, लेकिन तुम लोग मन के साफ हो और हमारी इतनी खातिरदारी कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता देना चाहिए। वैसे मैं तुम्हें एक और राज की बात बताना चाहती हूँ, अगर तुम विश्वास कर पाओ तो। जी गुरु माँ बताइए। कोशिश करना गुरुजी को थोड़ी देर के लिए उस कमरे में जरूर बैठाना जहाँ तुम्हारे घर की लक्ष्मी विराजती है। गुरुजी वहाँ बैठकर कुछ देर ध्यान करेंगे तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी। गुरुजी की आत्मा बहुत पवित्र है। गुरुजी के वहाँ कदम रखते ही लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। ये बात पता चलने के बाद तो बहू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो साध्वी जी से कहती है कि हम ऐसा ही करेंगे। रात का खाना सभी लोग खा चुके हैं और अब गुरु जी की पसंद की रसमलाई खाई जा रही है। अब हमारा ध्यान करने का समय है। हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ बिल्कुल एकांत हो। साध्वी बहू को इशारा करती है और वो बात याद दिलाती है। बहू अपनी सास को इशारा करती है और सास गुरु जी को उस कमरे में ले जाती है जहाँ पर लक्ष्मी जी विराजती हैं। जी गुरुजी आप चलिए, मैं आपको एक जगह दिखाती हूँ। आप वहाँ बैठकर आराम से ध्यान कर सकते हैं। गुरुजी उस कमरे में चले जाते हैं और कुछ देर ध्यान में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद गुरुजी वापस आते हैं और विश्राम करने अपने कमरे में चले जाते हैं। 9 बज चुके हैं। अब हमारे विश्राम का समय है, क्योंकि हमें सुबह 4 बजे उठकर योग करना होगा। अब हम सोने जा रहे हैं। ठीक है गुरुजी, अब आप आराम कीजिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। तुमने हमारी बहुत अच्छे से खातिरदारी की है बेटा। सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। साधु और साध्वी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आधी रात को साधु और साध्वी का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। साधु और साध्वी नींद से उठकर दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि सामने बहू खड़ी है। इतनी रात को क्यों दरवाजा बजा रही हो? तुमने हमारी नींद खराब कर दी। माफ करना गुरुजी, लेकिन अभी तो नींद के साथ साथ आपकी जिंदगी भी खराब होने वाली है। बहू के पीछे सास भी खड़ी है और गुरुजी के साथ गुरु माँ खड़ी हुई है। बहू के मुँह से ऐसी बात सुनकर दोनों को गुस्सा आ जाता है। ये क्या बदतमीजी है? तुम होश में तो हो? ये तुम गुरुजी से कैसे बात कर रही हो?
होश में तो आप दोनों आने वाले हैं, गुरु माँ और गुरुजी, वो भी बहुत जल्दी। सास को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है तुम कोई गलती कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें कोई श्राप दे दे। तुमने अगर हमसे माफी नहीं मांगी तो हम अभी के अभी तुम्हें श्राप दे देंगे। श्राप तो आप दोनों को लग चुका है महाराज, बस कुछ ही देर, फिर आप यहाँ के नहीं कहीं और के मेहमान होंगे। तभी घर की घंटी बजती है। बहू जाकर दरवाजा खोलती है। सामने पुलिस वाले खड़े हैं। वो उन्हें अंदर लेकर आती है और गुरुजी के सामने लाकर खड़ा कर देती है। पुलिस को देखकर गुरुजी और गुरु माँ दोनों डर जाते हैं और उन्हें पसीने आने लगते हैं। आइए सर, यही है वो दोनों। ये क्या मजाक है? सुधा, तुमने क्या अपने घर हमारी बेइज्जती करने के लिए आमंत्रित किया था? ये तुम्हारी बहू ने क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा तो आपका खत्म हुआ गुरुजी और गुरु माँ। आपने क्या हमें बेवकूफ समझा है? माना हम साधु महात्मा की सेवा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम इतने अंधे भक्त नहीं हैं कि सच और झूठ न देख पाएं। इनके सामान की तलाशी लो। तलाशी का नाम सुनते ही साधु और साध्वी थर थर कांपने लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब उनका झूठ पकड़ा गया है। सामान की तलाशी में अंजलि और उसकी सास के गहने और पैसे निकलते हैं। तो मेरे और अंजलि के गहने हैं। बहू, तुम सही कह रही थी। ये लोग कोई साधु महात्मा नहीं बल्कि चोर हैं। मुझे पता है मम्मी जी, मुझे तो तभी समझ आ गया था जब ये लोग खाने की नई नई फरमाइश कर रहे थे। अगर ये सच्चे साधु महात्मा होते तो फरमाइश कभी न करते, और जब इनके खाने में बाल आया तब इन्होंने बड़ी आसानी से इस बात को माफ कर दिया। कोई असली साधु महात्मा होते तो इस गलती को कभी माफ नहीं करते और उसी समय घर छोड़कर चले जाते। तभी से मैं इन पर नजर रखे हुए थी, और जब साध्वी जी ने कहा कि गुरुजी उस कमरे में ध्यान करेंगे जहाँ लक्ष्मी जी विराजती हैं, मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ जरूर है, और इसीलिए मैंने पुलिस को फोन करके बुला लिया, वरना हमें पता भी नहीं चलता सुबह कब ये रफू चक्कर हो जाते। पुलिस अंजलि और उसकी सास के गहने उन्हें वापस कर देती है और साधु और साध्वी को पकड़कर ले जाती है। इधर अंजलि की सास उसकी तारीफ करती है। शाबाश अंजलि बेटा, वैसे तुम जैसी चालाक बहू अगर सबके पास हो तो उन्हें किसी साधु महात्मा के आशीर्वाद की जरूरत ही ना पड़े। अंजलि और उसकी सास जोर जोर से हंसने लगते हैं।